आज हम जियोग्राफी वाले हिस्से में अनातोलिया का पठार देखेंगे। एनातोलियन प्लेटू के बारे में देखेंगे जो कि टर्की में पड़ता है। ठीक है, टर्की की लोकेशन आप देख लीजिए। टर्की पड़ता है एशिया के पश्चिमी वाले हिस्से में। ठीक है, तो एशिया के पश्चिमी छोर पर स्थित है टर्की, और पूरा पूरा यूरोप के साथ में ये कहना चाहिए बाउंड्री बनाता है, यूरोप से सटा हुआ है। कौन कौन से सागर हैं, तो टर्की के नॉर्थ की तरफ में है ब्लैक सी। इसके अलावा यदि हम इसके नॉर्थ की तरफ में जाएंगे, पूर्व की तरफ में जाएंगे, तो कैस्पियन सागर पड़ता है। नीचे की तरफ में पड़ता है टर्की के मेडिटेरियन सी। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये किधर में पड़ेगा, नॉर्थ में पड़ेगा, और जो आर्कटिक सर्किल है उसके साउथ में पड़ेगा। 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा और 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा, दोनों रेखाओं के बीच में टर्की स्थित है। ये तो थी टर्की की लोकेशन। इसके बाद हम देखेंगे अनातोलिया के पठार को, प्लेटू को। इस मैप में हम देख सकते हैं एनाटोलियन प्लेटू को। ठीक है, यहाँ पर दो माउंटेन को आप देख लीजिए। नॉर्थ की तरफ में है कोरोग्लू माउंटेन, इस प्रकार से ये फैले हुए हैं, और ताउरस माउंटेन साउथ में। दोनों के बीचों बीच में स्थित है एनाटोलियन प्लेटू। ये इसकी लोकेशन हो गई। ठीक है, एक झील भी पड़ती है लेक टुज, ये एनाटोलियन प्लेटू के पूरब और साउथ वाले हिस्से की तरफ में पड़ेगी। एक रिवर है साकरिया रिवर। ठीक है, साकरिया रिवर की भी लोकेशन आप देख लीजिए, ये भी इस प्लेटू से होकर के गुजर रही है। और तुर्की की ये राजधानी हो गई अंकारा। इसकी लोकेशन हम देख चुके हैं। तो जो एनाटोलियन प्लेटू है इसको हम टर्की का पठार भी कहते हैं। ये जो एंटिक है और टारस माउंटेन है, दोनों के बीच में इसकी लोकेशन है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग 800 मीटर है। ठीक है, एवरेज हाइट इसकी 800 मीटर है। ये तो था हमारा एनाटोलियन प्लेटू का मैप। इसके बाद पीआईबी की पहली न्यूज़ देखेंगे। पीआईबी की पहली न्यूज़ आई है वीर सावरकर से रिलेटेड। ठीक है, प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वीर सावरकर से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। वीर सावरकर का जन्म हुआ था 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर ग्राम में। 28 मई 1883, महाराष्ट्र, नासिक, भागुर ग्राम। ठीक है, इन्होंने अभिनव सोसाइटी नामक एक भूमिगत सोसाइटी की स्थापना करी थी, अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक, ये कैसी थी, ये थी भूमिगत सोसाइटी, सेक्रेट सोसाइटी जिसको कहते हैं। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए थे और इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठन से जुड़े रहे थे। 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। सावरकर ने एक किताब लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल किए गए छापा मार, जिसको हम गोरिल्ला वारफेयर के तरीक़ों के बारे में लिखा था। ठीक है, इसके अलावा हिंदुत्व, हिंदू कौन है, ये किताब भी उन्होंने लिखी थी। मुकदमे और सज़ा की बात करें तो 1909 में उन्हें मार्ले मिंटो सुधार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार, जिसको हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं। फिर 1910 में क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंध थे इनके, इसलिए गिरफ्तार किया गया। सावरकर पर एक आरोप नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए उकसाने का था लगा। दूसरा लगा 121A, मतलब राजा के खिलाफ साजिश रचने का। दोनों मुकदमे में सावरकर को दोषी ठहराया गया और 50 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, जिसको काला पानी भी कहते हैं। उन्हें वर्ष 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल ले जाया गया था। अभिनव भारत सोसाइटी, जिसको हम यंग इंडिया सोसाइटी कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ये 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक भूमिगत सोसाइटी थी। शुरू में नासिक में
मित्र मेला के रूप में स्थापित समाज कई क्रांतिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ भारत और लंदन के विभिन्न हिस्सों में शाखाओं से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा इंडिया हाउस, इसकी स्थापना हुई थी श्यामजी किशन वर्मा के द्वारा 1905 लंदन में। इसे लंदन में भारतीय छात्रों के बीच समाजवादी राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। इसके अलावा फ्री इंडिया सोसाइटी, सावरकर ने 1906 में जब वो लंदन गए, उन्होंने जल्दी ही इटालियन राष्ट्रवादी ग्यूसेप माजनी, सावरकर ने माजनी की जीवनी लिखी थी, के विचारों के आधार पर फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना करा था। फिर हिंदू महासभा के बारे में बात बताई जाती है। अखिल भारत हिंदू महासभा भारत के सबसे पुराने संगठनों में से एक माना जाता है। इसका गठन हुआ था 1907 में। ठीक है, कई सारे नेताओं ने 1915 में अखिल भारतीय आधार पर इस संगठन का और भी ज़्यादा विस्तार किया था। तो इस संगठन की स्थापना करने वाले और अखिल भारतीय सत्रों की अध्यक्षता करने वाले प्रमुख लोग कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, वीर विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नैनो लिक्विड यूरिया से रिलेटेड। ठीक है, इफ़को नैनो यूरिया लिक्विड। इफ़को नैनो यूरिया, ठीक है, एक प्रकार का नैनो फर्टिलाइज़र है जिसको भारत सरकार ने अप्रूवल दिया है एंड इसको इंक्लूडेड किया गया है फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर एफसीओ के अंडर में। इसको डेवलप किया गया है और पेटेंट दिया गया है बाय इफ़को के द्वारा। ठीक है, तो एक बॉटल का उपयोग नैनो यूरिया का हम कैन इफ़ेक्टिवली रिप्लेस एट लीस्ट 1 बैग ऑफ यूरिया। एक बोतल लिक्विड यूरिया बराबर है 1 बोरी यूरिया के। ये है नैनो लिक्विड यूरिया और नॉर्मल यूरिया। तो देखिए, जो नैनो यूरिया होती है, ठीक है, नैनो यूरिया सरकार ने लेके आई है ताकि जो यूरिया की डिमांड है उसको सरकार फुलफ़िल कर सके, क्योंकि नैनो यूरिया के छिड़काव से हमारे देश में बहुत ज़्यादा यूरिया की जो खपत हो रही है उसको रोका जा सकता है। नैनो यूरिया लिक्विड, इस यूरिया से हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, इसके पास पोटेंशियली एनर्जी है, वो रिप्लेस कर सकती है 13.7 मिलियन टन ऑफ कन्वेंशनल यूरिया यूसेज को 2023 तक जो 13.7 मिलियन एक्स्ट्रा यूरिया हम यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ ख़त्म हो जाएगा। इफ़को हैज़ आल्सो स्टार्टेड फील्ड ट्रायल्स ऑफ द नैनो वर्जन ऑफ डीएपी फर्टिलाइज़र। इसके अलावा यूरिया तो यूरिया ही है, डीएपी फर्टिलाइज़र के लिए भी नैनो वर्जन लाने वाले, इसके लिए ट्रायल चालू है। एक बात यहाँ पर ये बताई जाती है, नॉर्मली किसान जो खेतों में यूरिया खाद फेंकते हैं उसमें 46% नाइट्रोजन रहता है। इसके अलावा बताया जाता है, ठीक है, यूरिया 82% निर्माण करती है टोटल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कंज्यूम होता है इंडिया में। उसका जितना भी यूज़ हो रहा है उसका 82% हिस्सा नाइट्रोजन वाली खाद रहती है। ठीक है, विथ एन एनुअल कंजप्शन होता है 33.6 मिलियन टन। 2019-20 का ये डाटा दिया गया है। तो इफ़को की जो नैनो यूरिया है, ठीक है, नैनो यूरिया का जो प्रोडक्ट है 21वीं सेंचुरी का, एंड इट इज़ द नीड ऑफ द आवर टू कीप एनवायरनमेंट, सॉइल एंड एयर वाटर सेफ फॉर द फ्यूचर। ऐसा कहना है इफ़को के वाइस चेयरमैन दिलीप संघानी का। नैनो यूरिया का देखो टेस्ट किया गया है इसकी टॉक्सिटी के लिए और बायोसेफ्टी के हिसाब से, ये ठीक है। इसके अलावा इसको रिकमेंड किया जाता है, ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं, ये सेफ भी है ह्यूमंस, एनिमल, बर्ड्स एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म के लिए भी। 40,000 मिलीग्राम पर मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन इन 500 ml नैनो यूरिया बोतल कैन बी सफिशेंट फॉर प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन टू 1 एकड़ ऑफ द फील्ड विथ क्रॉप्स कंपेयर टू 2.5 बैग ऑफ यूरिया। जहां आपको 2 बोरी खाद फेंकना पड़ता था, वहीं पर आपको
ठीक है। एक 500 ml यूरिया की बोतल का छिड़काव करना है जिसमें नाइट्रोजन कितना रहता है, 40,000 मिलीग्राम प्रति ml में रहता है, 1 ml में। तो यदि हम ये 500 ml की बोतल अपने खेत में सिंचाई करते हैं, वहीं पर आपकी 2.5 बोरी यूरिया लग जाती थी। इसके अलावा बताया जाता है द ट्रायल्स विथ नैनो यूरिया हैव शोन अराउंड 8% इंक्रीज इन द क्रॉप यील्ड। इससे फसल की उत्पादकता में 8% की वृद्धि हुई है। जो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल मोस्ट एडवांस नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। इसमें इन्हेंस एफिशिएंसी देखने को मिलती है। नैनो यूरिया इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव, मतलब कि कीमत में भी कम पड़ेगी आपको। इसके अलावा रिक्वायर्ड इन लो क्वांटिटी, कीमत में भी कम और आपको कम मात्रा में भी चाहिए। न्यूज़ को देख लेते हैं। तो न्यूज़ में बताया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में इफ़को कलोल यूनिट, यहाँ पर कलोल यूनिट में स्थापित विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है। तो इफ़को की ये एक यूनिट है, कलोल यूनिट, मतलब इफ़को की कई सारी यूनिट हैं। एक यूनिट पड़ती है गांधीनगर गुजरात में। वहाँ पर नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है। इफ़को का कहना है कि जो लिक्विड एरिया होती है, इसके यूज़ से किसान नॉर्मल यूरिया की खपत को 50% तक कम कर सकते हैं। नैनो यूरिया लिक्विड की एक 500 ml वाली बोतल में 40,000 ppm नाइट्रोजन होता है, पार्ट पर मिलीलीटर, जो सामान्य यूरिया के एक बैग के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। इस संयंत्र के अतिरिक्त देश में 8 और नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र लगाए जाएंगे, जिससे कि फर्टिलाइज़र उत्पादन में हमारी स्थिति में सुधार होगा और हमारे किसानों को कम लागत में ही खाद मिल सकेगी। तो 45 किलो की यूरिया की बोरी को आधे लीटर नैनो यूरिया से रिप्लेस कर दिया गया है। मतलब जहां आपको 45 किलो की एक बोरी लगती थी, वहां मात्र आपको 500 ml की एक नैनो यूरिया लिक्विड की बोतल दी जाएगी। नैनो यूरिया को पानी में मिलाना है, पौधों की पत्ती में छिड़काव करना है। इसके उपयोग से पौधों में अपना भोजन बनाने की क्षमता और बढ़ जाती है, जिससे पौधों में अच्छी ग्रोथ होती है और उपज में भी वृद्धि होती है। इससे किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। इसके बाद सीधे चलते हैं हम द हिंदू के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेज में और पहली खबर देखेंगे नैनो बोट से रिलेटेड। ठीक है, नैनो बोट्स, जैसे इसके नाम में ही बोट्स लगा हुआ है, तो ये एक प्रकार से नैनो है प्लस रोबोट है, मतलब ऐसे रोबोट जो कि नैनो वाले साइज के हों। तो नैनो बोट्स एक प्रकार के रोबोट्स होते हैं जो कि वेरी स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। इनका निर्माण किया जाता है कि पार्टिकुलर हमें ये काम करना है, यहाँ पर इस अंग में यहाँ पर दवाई पहुँचाना है। इनका साइज लगभग 50 से लेकर के 100 नैनो माइक्रोन होता है। ठीक है, दे कैन बी यूज वेरी इफेक्टिवली फॉर ड्रग डिलीवरी। सबसे मेन फंक्शन इनका रहता है ड्रग की डिलीवरी बॉडी के अंदर, जहाँ पर भेजना है हमको केवल वहीं जाना चाहिए। नॉर्मली ड्रग्स वर्क थ्रू द इंटायर बॉडी बिफोर दे रीच द डिजीज अफेक्टेड एरिया। जब तक वो ड्रग है प्रभावित वाले एरिया में नहीं पहुंच जाएगा तब तक, ठीक है, वो नॉर्मली ड्रग काम करते रहेगा थ्रू द एंटायर बॉडी, और जब वो जगह में पहुंच जाएगा फिर उस जगह का वो इलाज करता है। नैनो टेक्नोलॉजी, द ड्रग कैन बी टारगेटेड टू ए प्रिसाइज लोकेशन। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ड्रग का यूज़ कर सकते हैं टारगेटेड लोकेशन में, विच वुड मेक द ड्रग मच मोर इफेक्टिव। इससे वो ड्रग और भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करता है, जल्दी से बीमारी को इलाज कर देता है, एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट, और कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो इसका भी ध्यान रखा जाता है।
न्यूज़ में जैसा कि एग्जांपल दिया जाता है, नैनोबोट्स की सहायता से जो डिसइंफेक्ट टूथ है वहाँ पर डीप डिग की जाती है ताकि जो टूथ है वो डिसइंफेक्ट हो सके। इसके अलावा दांतों के जो चिकित्सक हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ नैनोबोट्स को, उनका जो मूवमेंट हो रहा है उसको भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा टेक देम टू द साइट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वहाँ पर भी लेकर के जा सकते हैं जहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं। आर एस शॉर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पर हमको देखने को मिलती है। एज द रूट कैनाल ट्रीटमेंट so much so that the basic principle of performing them have been unchanged from the times Romans inserted bronze wire into their teeth to treat the infection। तो अब दांतों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए जो डेंटिस्ट लोग रहते हैं वो ड्रिल्स करते हैं एक होल की ड्रिलिंग की जाती है। इसके बाद स्कूप्स आउट, ठीक है, स्कूप्स आउट द इन्फेक्टेड पल्प, जो इन्फेक्टेड पल्प रहता है उसको वहाँ से बाहर निकाला जाता है। डिसइंफेक्ट्स द टूथ, इसके बाद आपने क्या कर दिए, टूथ को इन्फेक्शन से अलग कर दिए। एंड फिल्स द स्पेस विथ एन एंटीबैक्टीरियल सीलेंट, इसके बाद हम एंटीबैक्टीरियल सीलेंट उस जगह में भर देते, जैसे कि ब्लीच या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड। सीलेंट का मतलब होता है सब्सटेंस या फिर कोई भी वस्तु। टू ब्लॉक द पैसेज ऑफ फ्लूइड थ्रू द सरफेस और जॉइंट, मतलब कि कोई शरीर के किसी जगह से खून वगैरह ना निकले, उसको भरने के लिए, और भी मवाद वगैरह ना निकले उसको भरने के लिए हम सीलेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लीच या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ किए थे हमने दांत को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। अब हमने जो इलाज किए हैं देखिए वो एकदम जॉब जो हम किए वो एकदम अच्छी तरह रहा, ठीक है, थोरो, एंड द वेनिस्ड बैक्टीरिया, और जो ख़त्म हम बैक्टीरिया को करें हैं डजंट रिजुवनेट, अब वो फिर से ज़िंदा नहीं हो सकता। एस्टिमेशन लगाया जाता है यूनाइटेड स्टेट की तरफ से दैट 35 मिलियन डेंटल प्रोसीजर किए हमने रूट कैनाल के माध्यम से, टू क्रिएट ए रूट कैनाल। लगभग 10% ही हमको फेलियर देखने को मिली है। ए कॉमन काज ऑफ फेलियर इज दैट अंडरलाइंग बैक्टीरिया, मेन कारण क्या हो सकता है, वो मेन कारण हो सकता है बैक्टीरिया का। नॉर्मली एंटीरियोकोकस फैसिलस हैज़ नॉट बीन completely eliminated, paving the way for reinfection that can necessitate extracting the tooth। मतलब की बात ऐसी है कि देखो यदि कोई बैक्टीरिया है नॉर्मली एंड्रोकोकस फैसिलिस, इसको यदि आपने पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है, इससे संक्रमण फिर से हो सकता है। अब आपको दांत निकालना पड़ ही जाएगा। हम नैनोबोट्स के अलावा लेज़र थेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दांतों के इलाज के लिए। रेदर देन डेंटिस्ट ड्रिल, हो सकता है कि वैज्ञानिक लोग वहाँ पर खुदाई ना करें, ठीक है, नैनोबोट्स के माध्यम से। तो एक फाइन बीम ऑफ लाइट, इसको हम पुश कर रहे हैं एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, डीप इनटू द टूथ पैसेजवे इन दिस अप्रोच। इसके माध्यम से आप जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर लेज़र थेरेपी करते हैं, लेज़र लाइट डाला जाता है। एनोदर इज़ टू यूज़ अल्ट्रासाउंड वेव, इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड वेव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मेक द एंटी बैक्टीरियल गो डीपर, इससे भी हम एंटी बैक्टीरियल जो चीज़ें हैं, ड्रग्स हैं, उसको डीपर तक पहुंचा सकते हैं, गहराई तक। Some early experiment with laser attempt to do away with pushing antimicrobial
all together and use the heat from ultra thin light beam to इंसरनेट द बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को उस अल्ट्रा थिन लाइट बीम के माध्यम से हम इंसरनेट करते हैं, मतलब जला देते हैं। लेकिन इक्विपमेंट, एक्सपर्टाइज चाहिए, इसके अलावा रिस्क ऑफ हार्मिंग हेल्दी टिश्यू, हो सकता है जो सही जगह है वो भी जगह जल जाए। मेक्स दिस अप्रोच ए रेयरिटी, इससे भी मतलब ये जो चीज़ें हैं और भी ज़्यादा दुर्लभ हो जाता है ये इलाज, पार्टिकुलरली इन इंडियन डेंटल क्लिनिक, पार्टिकुलर हम इंडियन डेंटल क्लिनिक की बात कर रहे हैं। यदि हम दांतों के इलाज के लिए नैनोबोर्ड का यूज़ करते हैं तो उसकी गति को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। द डेंटिस्ट कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ बिलियन ऑफ दीज नैनोबोर्ड्स, ठीक है, जो बिलियंस ऑफ नैनोबोर्ड्स हैं, ठीक है, बिलियन की संख्या में उसके मूवमेंट को डेंटिस्ट लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ईच नो मोर देन 300 नैनोमीटर, ठीक है, 1000 टाइम्स थिनर देन हेयर, हमारे बालों से 1000 गुना पतला। एंड टेक देम टू द साइट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके बाद देखिए यहाँ पर साइज भी बताया जा रहा है, प्रत्येक का साइज 300 नैनोमीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और इनको फिर वो कहाँ लेके जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली साइट पर लेके जाते हैं। वर्किंग इन टेंडेम दिस नैनोबोर्ड कैन जनरेट इनफ हीट टू किल द बैक्टीरिया। अब ये जो नैनोबोर्ड्स होते हैं हीट जनरेट करते हैं ताकि बैक्टीरिया को मारा जा सके, लेकिन ये डैमेज नहीं करते हैं सराउंडिंग हेल्दी टिश्यू को, हेल्दी जो ऊतक रहती है, हेल्दी जो अंग है उनको प्रभावित नहीं करते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अंटार्कटिका महाद्वीप से रिलेटेड, ठीक है, ये अंटार्कटिका है, साउथ पोल की हम बात कर रहे हैं। अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन, ये सब ओशियन से घिरा हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा? अटलांटिक सागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, तीनों महासागर से घिरा हुआ है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका साइज के हिसाब से 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है और ये हमारी पड़ता है साउथ वाले पोल में, ठीक है, तीनों महासागर से घिरा हुआ है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर कहेंगे या फिर अंटार्कटिका महासागर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके दो पार्ट बताए गए हैं, वेडेल सागर और रॉस सागर। ये वेडेल सागर है और यहाँ पर ये रॉस सागर है, ठीक है। क्या कहा गया है कि जो इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर हम कहते हैं। तीनों का जो साउथ वाला हिस्सा है, ठीक है, तीनों का जो साउथ वाला हिस्सा है इसको मिला दें तो अंटार्कटिका महासागर बन जाता है। इसके दो पार्ट हैं, वेडेल सागर और एक है रोस सागर। साइंस वाली नेक्स्ट न्यूज़ जो देखने वाले हैं वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। तो बैक्टीरिया और वायरस को समझने की हम कोशिश करेंगे। बैक्टीरिया होते हैं टिनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं सूक्ष्म जीव, ये बनते हैं सिंगल सेल से, ठीक है। They are very diverse and can have a large variety of shape and structural feature. कई तरह के इनका शेप होता है, कई सारे स्ट्रक्चरल इनके फीचर्स होते हैं। बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी कॉन्सीवेबल एनवायरनमेंट में, ठीक है, इंक्लूडिंग इन और ऑन द ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर के भीतर भी रह सकते हैं और हमारे शरीर के बाहर भी। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है, कैंसीवेबल, मतलब होता है बोधगम्य। ओनली ए हैंडफुल ऑफ बैक्टीरिया काज इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, लेकिन हर बैक्टीरिया इंसानों के लिए कैसा खतरा वाला नहीं है। दीज बैक्टीरिया आर रिफर्ड टू एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया।
तो कुछ ही जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। वहीं यदि हम वायरस की बात कर लें तो ये भी जो है टिनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। ऑल्दो दे आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बस अंतर इतना है कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे रहते हैं। लाइक बैक्टीरिया दे आर वेरी डाइवर्स एंड हैव ए वेराइटी ऑफ शेप एंड फीचर, ठीक इसी प्रकार अलग अलग इनका शेप है, अलग अलग इनके फीचर हैं। वायरस आर पैरासाइटिक, पैरासाइटिक मतलब वो किसी के ऊपर निर्भर है अपने भोजन में। दैट मीन दे रिक्वायर लिविंग सेल और टिश्यू इन विच टू ग्रो, इनको कोई जिंदा सेल चाहिए या फिर टिश्यू चाहिए जिसमें वो जीवित रह सके। न्यूज़ की तरफ चलें तो बताया जा रहा अंटार्कटिका में दुर्लभ बैक्टीरिया की खोज की गई है। ये खोज चिली के वैज्ञानिकों ने की है। वैज्ञानिकों का कहना है अंटार्कटिका में हमने ऐसे जीवाणु की खोज की है जिसमें इस टाइप के जीन हैं कि वो नेचुरली एंटीबायोटिक है और रोगाणु रोधी प्रतिरोध प्रदान करता है और ध्रुवीय क्षेत्र से ये बाहर फैल सकता है, दूसरी जगह भी जा सकते हैं। चिली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 2017 से 19 तक अंटार्कटिका प्रायद्वीप के कई नमूने इकट्ठे करे थे। उन्होंने ये पाया था कि जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है अंटार्कटिक प्रायद्वीप में प्रमुख बैक्टीरिया समूह में से एक माना जाता है। ये रोगजनक तो नहीं है लेकिन प्रतिरोध जीन्स का स्रोत हो सकता है, जो कि तांबा, क्लोरीन, चतुर्धातुक अमोनिया जैसे सामान्य कीटाणुनाशकों द्वारा हम उसको रोक नहीं सकते। एक और साइंस की न्यूज़ आई है टमाटर के प्लांट्स को लेकर के। टमाटो प्लांट्स दैट प्रोड्यूस ए प्रीकॉसर टू विटामिन डी, मतलब विटामिन डी का अग्रगामी स्रोत टमाटर हो सकता है। कुड वन डे प्रोवाइड एन एनिमल फ्री सोर्स ऑफ क्रूशियल न्यूट्रिएंट, जहां आप एनिमल की सहायता से न्यूट्रिएंट प्राप्त कर रहे हो उसकी जगह में आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हो। एज साइंटिस्ट डिड नॉट इंसर्ट न्यू जीन, वैज्ञानिकों ने इसके भीतर न्यू जीन इंसर्ट नहीं किया था। दे जस्ट स्विच वन ऑफ, उन्होंने जस्ट स्विच ऑफ किया वन को। ए म्यूटेशन दैट कुड आल्सो हैव ऑकर्ड नेचुरली, ऐसा म्यूटेशन जो कि नेचुरली रूप से देखा जाता है। इसके अलावा बताया जा रहा दीज टोमेटो प्लांट्स विल फेस फ्यूअर रेगुलेशन इन मैनी कंट्रीज, और इस प्रकार के जो टमाटर रहेंगे वो ज़्यादातर देशों में रेगुलेशन से थोड़ी बहुत रेगुलेशन फेस कर सकते हैं। कोई देश इनको अलाउ कर सकता है और कोई नहीं अलाउ कर सकता है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं तोते से रिलेटेड। थर्ड लिम्ब, इसका टाइटल रखा गया है क्या, तीसरा अंग। पैरट यूज देयर हेड्स टू प्रोपेल, पैरट अपने सिर का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को प्रोपेल या फिर आगे बढ़ाने के लिए। वाइल क्लाइंबिंग, जब भी वो चढ़ने वाले होते हैं उस टाइम में ये एक्रोबेटिक फीट, एक्रोबेटिक मतलब होता है कुछ कलाबाजी, ठीक है, कलाबाजी करतब दिखाते हैं। दैट हैज़ नॉट बीन विटनेस्ड इन एनी अदर क्रिएचर सो फार, और ऐसा किसी और पक्षी में या फिर क्रिएचर में हमको देखने को नहीं मिलता है। द रिसर्चर्स हु हैव बीन स्टडिंग दिस एस्पेक्ट कंक्लूडेड दैट द पैरट्स हेड, इस दौरान वो क्या काम करते हैं, पैरट अपने हेड हैज़ बीन रीपर्पोज्ड, ठीक है। अब इस टाइम में हेड का एक अलग ही उद्देश्य वो तोता बता लेता है कि अब हेड का खाली इस्तेमाल हम कर रहे हैं कलाबाजी के लिए। ये एक तीसरे अंग के रूप में काम करने लग जाता है। काउंटरिंग द आइडिया दैट एनिमल्स नेवर हैव 3 लिम्स, जो कि काउंटर करता है एक आइडिया को कि किसी भी एनिमल में 3 लिम्स नहीं होते हैं, लिम्स अंग। अगली न्यूज़ हम देख रहे हैं फाइंडिंग पिरामिड से रिलेटेड, ठीक है। अमेजन बेसिन का जो साउथ वेस्ट वाला कॉर्नर है, साउथ मतलब दक्षिण और पश्चिम, अमेजन बेसिन का दक्षिण पश्चिम वाला जो कॉर्नर है वाज वंस द साइट ऑफ कॉम्प्लेक्स अर्बन सेटलमेंट, वो कभी शहरी सेटलमेंट हुआ करता था, ठीक है। बट जो बिल्ड किया था गया था बाय द एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यताओं द्वारा
अर्बन सेटलमेंट यहाँ पर स्थापित किया गया था। वैज्ञानिक लोगों ने यूज़ किया है एक लेज़र रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का, जिसका नाम है लिडार। इसके माध्यम से मैप किया है लैंड, उस लैंड को जो कि इनहेबिटेड किया गया था कसारीबी कल्चर के द्वारा, ठीक है, विच एग्जिस्टेड अराउंड 500 AD से लेकर के 1400 इन वाट इज़ नाउ इन बोलीविया। वो आजकल कहाँ पर है? वो अभी पड़ता है बोलीविया में। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं प्लवक से रिलेटेड, ठीक है। ऐसे तैरते हुए जो अति सूक्ष्म जीव जो कि समुद्र, नदी, झील, पानी में तैरते रहते हैं। तो प्लवक से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है, कोकोलिथ्स फॉसिल्स, हाउ रिजिलेंट वर प्लैंक्टन्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो आखिर कितने रिजिलेंट हैं प्लैंक्टन्स ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो एक इंटरनेशनल टीम थी वैज्ञानिकों की, उन्होंने ये फाइंड किया है रिमार्केबल टाइप ऑफ फॉसिलेशन, ठीक है। रिमार्केबल टाइप इनको फॉसिलेशन मिला है, दैट हैज़ रिमेन्ड आलमोस्ट इंटायरली ओवरलुक्ड अंटिल नाउ, जो कि अभी तक कैसा रहा था? रिमेन्ड इंटायरली ओवरलुक्ड अंटिल नाउ, जिसे वैज्ञानिकों ने अभी तक ओवरलुक किया, देख नहीं पाया। जो फॉसिल हमको मिले हैं, ठीक है, आर माइक्रोस्कोपिक इम्प्रिंट्स, या फिर जिसको कहते हैं घोस्ट ऑफ सिंगल सेल्ड प्लैंक्टन, और ये किस टाइप के हैं? सिंगल सेल वाले प्लवक हैं। इनको कहा जा रहा है कोकोलिथोस्फोर, दैट लाइव्ड इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर एगो। ये कई मिलियन साल पहले सागर में पाया जाते थे। एंड देयर डिस्कवरी इज चेंजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ प्लैंक्टन्स इन द ओशियन आर इफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। और वैज्ञानिक लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से क्या इनके ऊपर असर पड़ा है। दो चीज़ों से ये प्रभावित हुए हैं, पहला है क्लाइमेट चेंज से ख़त्म हुए हैं, और दूसरा ओशियन एसिडिफिकेशन से, मतलब समुद्र में जो अम्लीकरण बढ़ते जा रहा है उससे। लेकिन एक स्टडी है, ठीक है, साइंस की, न्यू ग्लोबल रिकॉर्ड्स ऑफ एबडेंट घोस्ट फॉसिल फ्रॉम 3 जुरासिक एंड क्रेटासियस वार्मिंग इवेंट 94, 120 एंड 183 मिलियन ईयर्स एगो सजेस्ट करता है कि जो कोकोलिथोस्फोर ठीक जो थे काफ़ी रिजिलेंट टाइप के थे टू पास क्लाइमेट चेंज देन वाज प्रीवियसली थॉट। जितना हम सोचते थे उससे कहीं ज़्यादा ये क्लाइमेट से लड़ सकते थे। बहुत सारी तादाद है इनकी, ठीक है, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में ये प्रेजेंट पाए जाते थे ओशियन में। बीइंग विजिबल फ्रॉम द स्पेस, और आप इनको स्पेस से देख भी सकते हो। जैसे कि ये कैसी संरचना बढ़ाते हैं? क्लाउड लाइक ब्लूम्स, बादलों के जैसे ब्लूम्स की तरह दिखाई देते थे। अब जब इनकी डेथ हो गई, आफ्टर द डेथ देयर काल्केरियस, मतलब उनका जो बाह्य कंकाल रहता है, कैल्शियम युक्त जो बाह्य कंकाल रहता है, वो सिंक हो गया सी फ्लोर में। अब फिर आपस में ये एक्यूमुलेट हुए गए, इकट्ठे हो गए इन वास्ट नंबर्स, और फिर इन्होंने निर्माण किया था रॉक्स सच एज ए चाक, जिस प्रकार से चाक होती है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं मक्सार स्ट्रेट, ठीक है। मक्सार जिसको हम स्ट्रेट कहते हैं, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। तो ये जो स्ट्रेट है ये साल्वेसी और बोर्नियो दोनों द्वीपों को आपस में अलग करती है। यहीं पर एक जहाज़ डूबा है, इसलिए हमने इस स्ट्रेट को देखे हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया में 26 पीपुल मिसिंग हैं। एक जो फेरी है वो सिंक हो गई है इंडोनेशिया के समुद्र तट में। तो मक्कासार स्ट्रेट है, द सी सेपरेटिंग आइलैंड ऑफ सुलावेसी एंड बोर्नियो। सुलावेसी और बोर्नियो आइलैंड को आपस में अलग करता है कौन? मक्कासार स्ट्रेट।